हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 12वां चैप्टर कर रहे थे, कौन सा नाभिक की संरचना। इसमें जो हमने पिछली वीडियो में क्या कर लिया था, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की घटना देख ली थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिक की द्रव्यमान क्षति। तो हेडिंग बनाइए, हेडिंग लिखिए नाभिक की द्रव्यमान क्षति। हो गया। आज जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो कौन सी है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति हेडिंग होने वाली है। है ना, हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। हेडिंग बनाइए, हेडिंग है नाभिक की द्रव्यमान क्षति। हो गया, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। अब देखिए क्या होता है, हम जानते हैं अगर ये मान लें नाभिक है, नाभिक में क्या सम्मिलित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या आते हैं, नाभिक में दो चीजें आती हैं, न्यूक्लियन जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर ये मान लें नाभिक है, ये हमारा क्या है, अगर इसको हम नाभिक मान लें, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अगर ये हमारा नाभिक है, नाभिक में दो चीजें सम्मिलित है, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन सम्मिलित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान क्षति क्या है, तो जो अब नाभिक में दो ही चीजें सम्मिलित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जो नाभिक का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होना चाहिए। है ना, हम कह रहे हैं कि नाभिक दो चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, तो दोनों को जोड़ो, नाभिक का द्रव्यमान बनना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए, जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का और जितना द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है, दोनों का योग कर दो, नाभिक का द्रव्यमान मिल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो नाभिक का द्रव्यमान है वह इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के जो द्रव्यमान के योग से कम होता है। क्या कह रहे हैं, जो नाभिक का द्रव्यमान है, फिर से समझते हैं, जो नाभिक का द्रव्यमान होगा, ठीक है, वह आदर्श रूप में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नाभिक का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। नाभिक का जो यम होगा वह प्रोटॉन का यम होना चाहिए और प्लस न्यूट्रॉन का यम होना चाहिए, यम यानी द्रव्यमान। ठीक है, नाभिक का जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या होगा, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा, जो नाभिक का द्रव्यमान होगा, वह इन दोनों द्रव्यमानों के योग से कम होगा। है ना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग है वह नाभिक के द्रव्यमान के योग से ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि नाभिक के द्रव्यमान में कुछ कमी आ गई, कारण जो कमी आई है उसे ही द्रव्यमान क्षति कहेंगे। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नाभिक का द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम पाया गया। है ना, जो नाभिक का द्रव्यमान है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम पाया गया। जो कमी है उसे ही द्रव्यमान क्षति कहेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही जो है उसे ही हम द्रव्यमान क्षति कहेंगे। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग, हेडिंग हो जाएगी नाभिक की द्रव्यमान क्षति। है ना, लिखो इसमें, लिखो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, हो गया, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित, हो गया, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों, उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों, क्या कर रहे हैं, उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों, कोष्टक में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, कोष्टक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। है ना, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों, कोष्टक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, कोष्टक बंद करिए, के द्रव्यमानों के योग से, के द्रव्यमानों के योग से, हो गया, कि द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है, कि द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। हो गया, सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को, द्रव्यमान के इस अंतर को
द्रव्यमान के इस अंतर को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमानों के इस अंतर को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। हो गया, नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा द्रव्यमान क्षति, है ना। द्रव्यमान क्षति बराबर हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्लस क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, है ना, और प्लस हो जाएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये तो कोष्टक में हो गया माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान। माइनस किसका द्रव्यमान हो जाएगा, माइनस नाभिक का द्रव्यमान, है ना। नाभिक का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान क्षति के लिए सूत्र। अभी इसको हम जो है गणितीय रूप में भी लिख लेंगे संकेतों से प्रयोग करके, ठीक है। ध्यान रखिए ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस हो रहा है नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। माइनस किसका द्रव्यमान हुआ, माइनस नाभिक का द्रव्यमान, हो गया ना। लिखिए इसको, हो गया द्रव्यमान क्षति बराबर, लिखिए इसको। फिर नीचे लिखो, लिखो यदि, इसको लिखने के बाद नीचे लिखिए यदि किसी परमाणु यक्ष का परमाणु क्रमांक, यदि किसी परमाणु यक्ष का परमाणु क्रमांक, कैपिटल यक्ष लिखेंगे, यदि किसी परमाणु यक्ष का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A, यदि किसी परमाणु यक्ष का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A हो तो, हो गया, द्रव्यमान संख्या A हो तो परमाणु Z यक्ष A, परमाणु Z यक्ष A, हमको पता है द्रव्यमान परमाणु क्रमांक को नीचे और द्रव्यमान संख्या को ऊपर दर्शाते हैं, ठीक है। तो परमाणु Z यक्ष A के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या, के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या, हो गया, कि नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या Z, नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या Z तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या Z, ठीक है, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z, हो गया, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z होगी, A माइनस Z होगी। लिखिए यदि, यदि प्रोटॉनों का द्रव्यमान Mp, हो गया, यदि प्रोटॉनों का द्रव्यमान Mp तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, केवल प्रोटॉन लिख सकते हैं, यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, हो गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा Mp, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn, और नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक का द्रव्यमान यम कैपिटल N, ये किसका द्रव्यमान है, ये जो है नाभिक का द्रव्यमान है ना। स्मॉल n न्यूट्रॉन का है, कैपिटल N नाभिक का है, ठीक है। और नाभिक का द्रव्यमान Mn हो तो, Mn हो तो ध्यान रखिए, अभी क्या कहा गया, प्रोटॉन किसके बराबर है, Z की। कैसे, किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है ना, Z को क्या बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का जितना ही परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व में उतने ही प्रोटॉन होंगे,
ठीक है। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक Z किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा। जितना प्रोटॉन होगा उतने ही क्या होंगे? परमाणु क्रमांक, या कहिए जितना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व में उतने ही प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन निकालने के लिए बताए हैं, न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या में से, है ना, द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु क्रमांक को घटा दिए, किसको घटा दिए? द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु क्रमांक को घटा दिए तो हमारा क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z के बराबर होती है, इसलिए कह रहे हैं न्यूट्रॉन जो है कितने हैं? A-Z है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी? A-Z के। और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है? Mn। प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना है? Mp। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान M है। ठीक है, अब इस सूत्र में रख देते हैं, है ना। इस सूत्र में जो है हम क्या करेंगे? रखेंगे। देखिए, द्रव्यमान छति को डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा M से प्रदर्शित करेंगे। प्रोटॉन के द्रव्यमान को Mp से, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को Mn से। ठीक है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे? Mn से। ध्यान रखिए कितने प्रोटॉन थे? प्रोटॉनों की संख्या Z थी, तो ZMP हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ZMP हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन हो जाएंगे हमारे A-Z। यहां पे लिख सकते हैं या आगे ही लिख सकते हैं। कितने हो जाएंगे? A-Z। और इसकी जगह लिखेंगे Mn। और माइनस में क्या आएगा? माइनस में जो हमारा हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का जो योग होगा वह जो है ज्यादा हो जाएगा। किसके द्रव्यमान के योग से? ठीक है, नाभिक के द्रव्यमान के योग से। किसके द्रव्यमान के योग से जी? Mn, है ना। माइनस क्या लिख सकते हैं? M, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? N। यही द्रव्यमान क्षति हो जाएगी। यही द्रव्यमान क्षति के लिए क्या होगा? यही द्रव्यमान क्षति के लिए व्यंजक होगा। द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ो और उसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटाओ। जितनी जो है कमी आ रही है, मतलब जितना आ रहा है वही द्रव्यमान क्षति है। ठीक है, द्रव्यमान क्षति बताए ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक से मिलकर बना था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना था, जिसे न्यूक्लियन भी बोलते हैं। तो जो नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए था वह इन न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए था, लेकिन नाभिक का जो द्रव्यमान होता है इनके योग से कुछ कम होता है। जो कमी है वही जो है द्रव्यमान क्षति है। जो कमी है वही क्या है? वही द्रव्यमान क्षति है। उसके लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर अगली हेडिंग लिखिए। हेडिंग बनाइए नाभिक की बंधन ऊर्जा। इसको करने के बाद हेडिंग बनाइए नाभिक की बंधन ऊर्जा। मिटा देते हैं इसको। हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? नाभिक की बंधन ऊर्जा, है ना। नाभिक की बंधन ऊर्जा हो गया। नाभिक की बंधन ऊर्जा। अभी हमने क्या देखा? द्रव्यमान क्षति हुई थी, कितने की? डेल्टा M की। और इस द्रव्यमान क्षति की तुल्य ऊर्जा कितनी आएगी? जब द्रव्यमान क्षति हुई है तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलते हैं, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो जब किसी का द्रव्यमान लुप्त हुआ है वो अवश्य किसमें बदला है? ऊर्जा में। तो अगर डेल्टा M द्रव्यमान लुप्त हुआ है तो कितनी ऊर्जा आई है? डेल्टा E ऊर्जा आई है, जो किसके बराबर है? डेल्टा MC के बराबर है। डेल्टा MC स्क्वायर के बराबर है। तो जब M द्रव्यमान, डेल्टा M द्रव्यमान लुप्त हुआ तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है? डेल्टा E ऊर्जा उत्पन्न हुई है। ये जो ऊर्जा होती है वह क्या करती है? नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखती है ना। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को जो ऊर्जा है वो कौन बांधे रह रही है? ये जो डेल्टा M द्रव्यमान जो लुप्त हुआ था उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, यही नाभिक में किसको बांधे हुए हैं? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे हुए हैं। ठीक है, तो डेल्टा M द्रव्यमान से जो लुप्त ऊर्जा है वह नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधती है। तो बंधन ऊर्जा क्या है? ठीक है, नाभिक से जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अनंत दूरी तक करने में, है ना। नाभिक से जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अनंत दूरी तक पृथक करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है ना, डेल्टा E ऊर्जा जो है क्या कर रही है? इनको बांधे हुए हैं। लेकिन इनको अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए नाभिक से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वही बंधन ऊर्जा है। वही क्या है? वही जो है बंधन ऊर्जा है। तो लिखिए
हेडिंग बनाइए नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा देखो, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति डेल्टा यम का अर्थ है, द्रव्यमान क्षति डेल्टा यम का अर्थ है कि हो गया, द्रव्यमान क्षति डेल्टा यम का अर्थ है कि द्रव्यमान क्षति डेल्टा यम का अर्थ है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो डेल्टा यम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। नाभिक का निर्माण करते हैं तो डेल्टा यम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, जिससे इसके तुल्य डेल्टा यम सी स्क्वायर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे इसके तुल्य डेल्टा यम सी स्क्वायर ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को, यह ऊर्जा हो गया, लिखे, यह ऊर्जा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को नाभिक में परस्पर बांधे रखती है। यह ऊर्जा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को नाभिक में परस्पर बांधे रखती है। हो गया। अतः किसी नाभिक को न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों में विघटित करने के लिए, अतः किसी नाभिक को न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों में विघटित करने के लिए, तो क्या, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों में विघटित करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इतनी डेल्टा एम सी स्क्वायर है ना, इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा, इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हो गया, यह ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो क्या, यह ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। देखिए, यह ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिख लीजिए, जो लिख किया नहीं है परिभाषा, डबल नीचे लाइन छोड़िए, डबल इन्वर्टेड कॉमा परिभाषा लिखिए, लिखो, किसी नाभिक के समस्त न्यूक्लियानों, परिभाषा लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, किसी नाभिक के समस्त न्यूक्लियानों अर्थात किसी नाभिक के समस्त न्यूक्लियानों अर्थात हो गया, किसी नाभिक के समस्त न्यूक्लियानों अर्थात नाभिक में उपस्थित, अर्थात नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को, नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को हो गया, समस्त नाभिक में क्या लिखे, नाभिक में उपस्थित सभी समस्त प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को नाभिक से
न्यूट्रॉनों को नाभिक से अनंत दूरी तक पृथक पृथक करने के लिए, नाभिक से अनंत दूरी तक पृथक पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, नाभिक से अनंत दूरी तक पृथक पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। हो गया? नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। कामा बंद कर दीजिए। ये परिभाषा किसकी हो गई? नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक है, एक हेडिंग बना लो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। हेडिंग बनाओ, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। लिखे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। लिखिए इसको और फिर इसमें लिखिए, लिखो किसी नाभिक की, हेडिंग है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और इसमें लिखिए किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा, किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा न्यूक्लियनों की संख्या। हो गया? किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा न्यूक्लियनों की संख्या का अनुपात, है ना, न्यूक्लियनों की संख्या का अनुपात उस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। उस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। हो गया? उस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर क्या होगा? अगर हमको सूत्र बनाना हो तो क्या आएगा? हो जाएगा हमारा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, है ना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर क्या आएगा? हो जाएगा कुल बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा, और बटे हो जाएगा न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, न्यूक्लियनों की संख्या, है ना, न्यूक्लियनों की संख्या। ये हो जाएगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए सूत्र हो जाएगा कुल बंधन ऊर्जा, यहाँ पे है। ठीक है, जो बंधन ऊर्जा निकालेंगे और बटे न्यूक्लियनों की संख्या। जैसे अगर अल्फा कण दे दिया, अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक 2He4, ठीक है, 2He4, तो इसमें कितने प्रोटॉन हो गए? प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो 2 हो गए। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z, मतलब 4-2, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओ तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। तो कितने न्यूक्लियन हो गए? 2 प्रोटॉन 2 न्यूक्लियन, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब 4 न्यूक्लियन हो गए। न्यूक्लियन कितने हो गए जी? न्यूक्लियन हमारे कितने हो गए? न्यूक्लियन हो गए 4। ठीक है, तो कुल बंधन ऊर्जा निकालिए बटे न्यूक्लियनों की संख्या, यानी 4 से भाग कर दीजिए, हमारी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल जाएगी। अभी हम हेडिंग करेंगे उसमें। ठीक है, तो लिखिए इसको, ये लिख लो सूत्र, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर कुल बंधन ऊर्जा और बटे न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। चलो हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखिए, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना। मिटाते हैं इसको। हेडिंग लिखिए, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन, है ना, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना। बंधन ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हेडिंग, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा
ज्ञात करना। लिखिए इसको, हेडिंग है अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना। हेडिंग बनाइए और इसमें लिखिए, लिखो अल्फा कण का द्रव्यमान, इसमें लिखिए अल्फा कण का द्रव्यमान, हो गया, अल्फा कण का द्रव्यमान 4.00150, हो गया, अल्फा कण का द्रव्यमान 4.00150 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान 4.00150। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU, है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU, हो गया, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, हो गया, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 AMU, हो गया, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 AMU होता है, हो गया, 1.00867 AMU होता है। अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताइए। अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताइए, हो गया, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताइए। ठीक है, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताइए, हो गया ना। चलिए इन आंकड़ों को ध्यान रखेंगे, है ना, ऊपर लिख देते हैं इन सबको क्या क्या था। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है, अल्फा कण का द्रव्यमान था 4.00150 AMU, ठीक है, और फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन कण का जो द्रव्यमान है वह कितना है, 1.00728 AMU, ठीक है, और फिर न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान था 1.00867 AMU, ठीक है, ये था। तो हम लिखेंगे क्या, अल्फा कण, ठीक है, किसका नाभिक होता है, अभी बताए हैं, अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक होता है ना, अल्फा कण हीलियम, हीलियम कोष्टक में 2He4 का नाभिक होता है ना, नाभिक होता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें कितने प्रोटॉन, जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन, तो जिसमें दो प्रोटॉन, जिसमें दो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, कितने, 4-2, ऊपर वाले में से परमाणु द्रव्यमान में से, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाओ उतने न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन व 4-2, अर्थात 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अतः कुल न्यूक्लियनों की संख्या, अतः कुल न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, कुल न्यूक्लियनों की संख्या 4 है, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो कुल न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो गई, कुल न्यूक्लियनों की संख्या हो गई हमारी 4। तो अब लिखेंगे यहां से 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, तो हमको एक प्रोटॉन का द्रव्यमान पता था, ठीक है, एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है उसका, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान पता है, तो 2 का गुणा करा दीजिए, 2 का निकलेगा, 2 गुणे 1.00728, ठीक है, 2 गुणे 1.00728, अब गुणा करो कितना आएगा, 8 दूनी 16 को 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, हासिल 1 था 5 हो गया, ठीक है, 2 सत्ते 14, 4 हो जाएगा, हासिल 1, 2 का गुणा 0 में 0, 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इतना AMU है किसका, 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान हो गया, 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। फिर लिखेंगे 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान,
ठीक है, द्रव्यमान, 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो 2 गुणे 1.00867, ठीक है, गुणा कराओ, गुणा करिए, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1 12 और हासिल हो जाएगा 13, 6 का गुणा 2 में किए 12 हासिल 1 13, 8 का गुणा 2 में 16 हासिल 1 हो जाएगा 17, 2 का गुणा 0 में 0 हासिल हो जाएगा 1, 2 का गुणा में 0 हो जाएगा 2 1 कम 2 हो गया, इतना एएमयू, ठीक है, इतना एएमयू। तो लिखेंगे न्यूक्लियानों का द्रव्यमान या न्यूक्लियान का द्रव्यमान, ठीक है, लिखेंगे न्यूक्लियानों का, न्यूक्लियानों में कौन कौन सम्मिलित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान और प्लस क्या हो जाएगा 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, 2 न्यूट्रॉनों का हो जाएगा द्रव्यमान, अर्थात 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो गया 2.01456, ठीक है, 2.01456 और प्लस 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कहां गया, 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 2.01734, ठीक है, दोनों को जोड़ो तो न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है, किसका द्रव्यमान आ जाएगा, न्यूक्लियानों का हमारा कुल द्रव्यमान आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़े 8 हो गया, हासिल 9 हो जाएगा क्योंकि 6 4 10 हासिल 1 था, 5 3 8 1 9 हो गया, 7 4 11 को 1 हो गया, ठीक है, 1 1 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और 2 में 2 जोड़ दिए 4, तो 4.0319, ठीक है, 4 कितना आया 03190, ठीक है, 03190 इतना आया। अब हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान छत निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, अब हमको पता है इतना एएमयू आया है, इतना किसमें आया है, इतना एएमयू, और अल्फा कण का द्रव्यमान हमको ऊपर ही पता है, अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है, कितना है 4.0 ऊपर लिखा गया है 4.0015 एएमयू, ठीक है, चुटकी में लिख लेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान छति निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, द्रव्यमान छति, ऊपर लिख देते हैं, है ना, ऊपर लिख देते हैं, लिखेंगे द्रव्यमान छति हो जाएगा, द्रव्यमान छति बराबर क्या होगा, न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान, है ना, माइनस अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है, अल्फा कण का क्या हो गया, अल्फा कण का द्रव्यमान, न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान कितना आया था, न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान यहां आया है कितना, न्यूक्लियानों का कुल द्रव्यमान है 4.03190, ठीक है, 4.03190 और माइनस अल्फा कण का द्रव्यमान 4.00150, घटाओ, ठीक है, 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 0 जाएगा 3, ठीक है, 0 में से 0 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, इतना एएमयू जो है क्या हो गया, इतना एएमयू की द्रव्यमान क्षति हुई, ठीक है, इतना एएमयू क्या हुआ, इतना एएमयू की जो है द्रव्यमान क्षति हो गई, ठीक है, कितने एएमयू की 0.03040 जो है द्रव्यमान क्षति हो गई एएमयू में, ठीक है। अब हम अगर इसको ईवी में बदलना चाहें, ठीक है, किसमें बदलना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि, मिटा देते हैं ऊपर ये सब तो हो ही गया होगा, इसको मिटाते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, चूंकि 1 एएमयू बराबर कितना होता है, पीछे बताए थे 931 मेगा ईवी, ठीक है, 1 एएमयू बराबर 931 मेगा ईवी, इसलिए डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 0.03040 और गुणे कितना आ गया 931 आ जाएगा, हम गुणा कराएंगे, हम क्या करेंगे, हम जो है
गुणा करा देते हैं। गुणा कराने पर कितना आएगा, 931 का गुणा 0 में हुआ तो 0 हो गया। 931 का गुणा जब 4 में कराओगे, 931 का गुणा 4 में कराओगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 931 और 930 और 1, ठीक है, 930 और 1, सब में 4 का गुणा करा देना है। सब में कितने का गुणा करा देना है, 931 था तो हम लिख सकते हैं 930 और 1, 4 का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 120, 9 चौके 3600, ठीक है, जोड़ दो। 3600 में 120 जोड़ोगे 3720 और 4 जोड़ दिए तो 3724 हो गया। कितना हो गया, इन सबको जोड़ने पर कितना आया, 3724 आया। हमने 4 लिख दिया, हमने 4 क्या कर दिया, लिख दिया। हासिल हो गया 372। हासिल कितना हो गया, 372। 931 का गुणा 0 में कराएंगे 0 तो हम फिर 2 लिख देंगे। हासिल अभी भी 37 बचा हुआ है, ध्यान रखिए। 931 का गुणा 0 में 0 हुआ, 931 का गुणा 4 में 3724 हुआ, 4 हमने लिख दिया, 372 बच गया। 931 का गुणा 0 में 0, फिर 2 लिख दिया, 37 बचा है। 931 का गुणा 3 में कराएंगे तब यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है। गुणा कराओ, 9 3 2700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 3 90 और 3 1 कम 3, तो कितना हो गया, 2793 हो गया। 2793 में 37 हासिल और जोड़ना था। हमने कहा कितना हुआ, 2793 में हासिल 37 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। 9 3 12 1 13, 7 1 8 और यहाँ पे 2, कितना आ गया, हो गया हमारा 283 और 0 है तो 0 लिख दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे पूरा जब 931 का पूरा 0 में कराएंगे फिर 3 लिखेंगे। 931 का पूरा 0 में पूरा 28 लिखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा ऐसे ही गुणा करा दिए, नहीं आएगा तो ऊपर नीचे करके गुणा कर लेना, ठीक है। दशमलव कितने अंक बाद, दशमलव कितने 3 2 5 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 1 2 3 4 5 अंक बाद हमने क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया। इतना मेगा ईवी आया, ठीक है। जो द्रव्यमान छत मेगा ईवी में आई वह कितनी आई, 28.3 मेगा ईवी है, ठीक है। अल्फा कण का जो है नाभिक से द्रव्यमान क्षति कितनी आई, 28.3 मेगा ईवी आई। हमसे पूछ सकता है प्रति न्यूक्लियन जो है द्रव्यमान क्षति कितनी हुई, ठीक है। प्रति न्यूक्लियन जो है क्या निकालेंगे हम, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब यहाँ, ये तो हो गया, इसको मिटा देते हैं हम। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति, यही है ना। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति में बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है ना। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगा कुल बंधन ऊर्जा, है ना, कुल बंधन ऊर्जा, ठीक है। ध्यान रखिए, अब यहां तक ही था केवल द्रव्यमान क्षति, ये यहां से ध्यान दो, यहीं तक ही द्रव्यमान क्षति है, ठीक है। ये बंधन ऊर्जा है, क्यों, क्योंकि एमयू को हमने जो है डेल्टा एमसी स्क्वायर से गुणा कराया, तो ये द्रव्यमान क्षति नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा होगी। क्यों, क्योंकि हमने एमयू का मान रखा है 931 मेगा ईवी। कितना रखा है, 931 मेगा ईवी, तो यह बंधन ऊर्जा है, ना कि द्रव्यमान क्षति। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा है ये, ठीक है। अल्फा कण की क्या है, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा है। द्रव्यमान क्षति को हमने बदल लिया था, किसमें, एमयू का मान रख के 931 मेगा ईवी का हमने जो है उसको किसमें बदल लिया है, ऊर्जा में बदल लिया है, बंधन ऊर्जा हो जाएगी ये, ठीक है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगा कुल बंधन ऊर्जा, और बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा न्यूक्लियनों की संख्या, बटे न्यूक्लियनों की संख्या, ठीक है। तो कुल बंधन ऊर्जा कितनी आई थी, कुल बंधन ऊर्जा आई है हमारी 28.3 मेगा ईवी बटे न्यूक्लियन कितने थे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन थे, मतलब 4। जब 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28, 4 का भाग 3 में गया नहीं, दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, 30 हो गया, ठीक है। 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 4 25 20, ठीक है। इतना ही आया, है ना। वैसे इतना ही लिखते हैं हम, यहीं तक छोड़ दिया गया है आंसर में, ठीक है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी आई, अल्फा कण की, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन, ठीक है, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी हो गई,
हो गई 7.07 मेगा ईवी। ठीक है, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी हो गई? 7.07 मेगा ईवी हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, सवाल दिया गया था, ये महत्वपूर्ण पूछा गया है। ठीक है, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी आई? 7.07 मेगा ईवी। मतलब अल्फा कण के प्रति नाभिक को, जैसे अल्फा कण के एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को नाभिक से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर यह नाभिक है तो इसमें कितने हैं? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को, ठीक है, एक को जो है इस नाभिक से पृथक करने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है? 7.07 मेगा ईवी ऊर्जा की जरूरत है इसको नाभिक से क्या करने के लिए? नाभिक से पृथक करने के लिए इसको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर लिए? हम अल्फा कण की जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कर लिए। ठीक है, इसको लिखिए, फिर अगली हेडिंग करते हैं। इसको करने के बाद हेडिंग बनाइए नाभिकीय विखंडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, नाभिकीय विखंडन। मिटा देते हैं इसको। हेडिंग क्या है? नाभिकीय विखंडन। है ना, नाभिकीय विखंडन। इंग्लिश क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर फिशन होता है, FISSION। ठीक है, NUCLEAR, न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, FISSION, न्यूक्लियर फिशन। हेडिंग है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन करिए, इसको हेडिंग बनाइए। हो गया। नाभिकीय विखंडन क्या है? जब कोई भारी नाभिक, नाभिक कैसा है? जब कोई जो है भारी नाभिक दो, है ना, जब कोई भारी नाभिक जो होता है क्या होता है? 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाए। ठीक है, जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाए तो यह प्रक्रिया ही क्या है? नाभिकीय विखंडन है। भारी नाभिक का जो है 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना। ठीक है, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना ही क्या है? टूटना ही नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, अभी हम देखेंगे जैसे 92U235 जो होगा, ठीक है, जैसे जो परमाणु बम का है ना, अभी हम देखेंगे कौन कौन से इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन है क्या? भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना ही क्या है? नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, अभी हम देखेंगे 92U235 कैसे टूटता है। 92U235 जो है जैसे टूट जाएगा किसमें? बेरियम में टूट जाएगा और क्रिप्टॉन में टूटेगा। ठीक है, तो हम पहले समझना चाहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या है? भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, तो लिखिए इसको। हेडिंग है नाभिकीय विखंडन और इसमें लिखिए, लिखो किसी भारी नाभिक के हो गया, किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में, किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में, तो क्या, किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में
टूटने की प्रक्रिया को, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हो गया? टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर लीजिए, कामा लगा लेंगे शुरू में, ठीक है? कहां से कामा लगाना था? किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसको पूरा कामा में कर लीजिए, है ना? पूरा कामा में कर लीजिए और फिर इंडिकेट लिखिए। इंडिकेट लिखो। देखिए, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नाभिकीय विखंडन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्या? नाभिकीय विखंडन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिससे अभिक्रिया के होने पर जिसमें ऊष्मा निकले, ठीक है? अभिक्रिया के होने पर जिसमें ऊष्मा निकले, तो होता क्या है, जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होगी तो जो भारी नाभिक का द्रव्यमान होगा और जो हल्के नाभिक बने इनके द्रव्यमान में अंतर पाया जाएगा, ठीक है? इनका जो है, जो कुल द्रव्यमान होगा उनका योग इस भारी नाभिक के द्रव्यमान के योग से कम होगा, तो यानी द्रव्यमान का अंतर पाया गया। जो द्रव्यमान का अंतर है, इसी द्रव्यमान का जब डेल्टा एम का जो है अंतर होगा, तो जो द्रव्यमान लुप्त हुआ था उसी द्रव्यमान के कारण क्या होगा? उसी द्रव्यमान के कारण जो है अपार ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है? उसी द्रव्यमान के कारण क्या होगा? अपार ऊर्जा मुक्त होगी, जो इसको क्या कर रही है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बना रही है, ठीक है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति की घटना होती है। जब द्रव्यमान क्षति होगी तो इसके जो है तुल्य भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसके तुल्य जो है क्या होगा? भारी मात्रा में ऊर्जा जो है उत्पन्न होगी, जिस कारण इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है? लिखिए, फिर अगला इंडिकेट लिखिए, एक और इंडिकेट लिख लो। इंडिकेट लिखिए, देखो, परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर, हो गया? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित हैं। परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित हैं, ठीक है? एक और इंडिकेट लिखिए, तीसरा इंडिकेट लिख लो। देखो, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, इंडिकेट लिखिए, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण, हो गया? अपार ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण इस प्रक्रिया में प्राप्त, अपार ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण इस प्रक्रिया में प्राप्त नाभिकों तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, हो गया? नाभिकों तथा न्यूट्रॉनों का
द्रव्यमान मूल नाभिक तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से, मूल नाभिक तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, कुछ कम होता है, अर्थात कुछ कम होता है, अर्थात द्रव्यमान की क्षति होती है, अर्थात द्रव्यमान की क्षति होती है। हो गया? यह द्रव्यमान क्षति ही, यह द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, यह द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। हो गया? यह द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। तो किसके कारण ऊर्जा है? जो भारी नाभिक था उसका द्रव्यमान जो होगा, इन जो दो हल्के कण बनते हैं उनके द्रव्यमान से कुछ ज्यादा होगा, तो जो द्रव्यमान का अंतर पाया गया वही क्या हुआ, वही जो है वही ऊर्जा के लिए जो है जिम्मेदार है। तो क्या जो द्रव्यमान की क्षति हुई वही जो है ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, अपार ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। ठीक है, इंडिकेट लिख लेना। एक और इंडिकेट लिखिए, लिखो विखंडन की प्रक्रिया में, विखंडन की प्रक्रिया में संवेग, विखंडन की प्रक्रिया में संवेग तथा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है। विखंडन की प्रक्रिया में संवेग तथा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है। हो गया? संवेग तथा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है।